हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता आपका 5वां पेपर का मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, आपका पेपर कैसा आता है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। एक मॉडल पेपर का जो उद्देश्य है मेन अपना वो है कि आपका परीक्षा पैटर्न आपको पता चले और प्रश्नों का कठिनाई लेवल आपको पता चले। बस यही उद्देश्य मेन है। इनमें से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, पर सिर्फ इन्हीं पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपनी मैराथन क्लास जरूर से देखना है, वहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। उन्हीं में से सारा कुछ आपके जो मटेरियल है वो हमने वहाँ पर प्रोवाइड करवाया है और कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपका पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो मैराथन वीडियो पर आपको पूरा भरोसा करना है और यहाँ पर भी आपको रिवीजन के तौर पर इस क्लास को जरूर से देख लेना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 5वां पेपर 60 नंबर का होगा टोटल, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 24 नंबर चाहिए होंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है बाकी पेपर्स की तरह ही। और इसमें जो प्रश्न है कई बार 18 आते हैं, कई बार 19 आ जाते हैं, तो 18 या 19 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अब कौन कौन से आपके किस किस टाइप के कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शनल प्रश्न की बात करते हैं। तो ऑप्शनल प्रश्न में एक ही प्रश्न आएगा जिसके अंतर्गत 4 आपके छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न, पहला जो प्रश्न है इसके अंदर ऑप्शन रहेंगे 4। पहला प्रश्न देखिए, भाषा का मानकीकरण किया जाता है। तो एक रूपता के लिए भाषा का मानकीकरण किया जाता है, पहला प्रश्न ये हो गया है। दूसरा देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति बोलने से संबंधित रहेगी। मौखिक अभिव्यक्ति है तो बोलने से संबंधित रहेगी। और यहाँ पर बात करते हैं बाल शाद क्या है। बाल शाद, बाल शाद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है शिशु की पहली अवस्था, पहली किलकारी, इसको कहेंगे बाल शाद। बच्चों में भाषण देने के कौशल की शुरुआत की जा सकती है तो ये रहेगी कक्षा 3 से। भाषण देने की जो शुरुआत है बच्चों में, तो वो बच्चा अच्छी प्रकार से समझ जाता है कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वर्ण का, व्यंजन का, उनका सबका ज्ञान बच्चे को हो जाता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है। पहले प्रश्न के 4 ऑप्शन हमने देख लिया है, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न पहले प्रश्न में आएंगे और ये दूसरा प्रश्न आएगा चतुर्थात्मक में। तो यहाँ पर देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताओं को लेकर के बात करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति को लेकर के ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं और बाकी अभिव्यक्ति को लेकर के भी। LSRW स्किल्स के बारे में हमने मैराथन क्लास में आपको पढ़ाया है। LSRW मतलब भाषा के जो कौशल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, ये आपका क्रम रहेगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताओं में। पहला तो स्वाभाविकता रहेगी, दूसरा स्पष्टता रहेगी, तीसरा बोधगम्यता, चौथा सर्वमान्य भाषा रहेगी, 5वां मधुरता रहेगी और छठा शिष्टता। तो ये विशेषताएं इसमें होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा प्रश्न देखिए, सहायक क्रिया किसका बोध कराती है। सहायक क्रिया सहायता का बोध कराती है। मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा कराने में सहायता करती है, सहायक का काम करती है। चौथा प्रश्न देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। तो छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान कराना, भाषा के विभिन्न विधाओं का बोध कराना। तो ये क्या हो गया, ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य। 5वां प्रश्न देखिए, बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली 4 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न ज़्यादा बार पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। चंदा मामा, बाल भारती, चंपक, बालहंस। तो ये 4 पत्रिकाएं, 4 बाल पत्रिकाएं आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया यहाँ पर 5वां प्रश्न अपना। छठा प्रश्न देखिए, मूल्यांकन व आकलन में क्या अंतर है। मूल्यांकन और आकलन को भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आकलन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा है। सीखने में शिक्षक कहाँ तक मदद कर सकेगा। मूल्यांकन से तात्पर्य है कि क्या बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं, जितनी हमने उम्मीद करी थी उतना परिवर्तन हो गया है। मूल्यांकन में छात्र की उपलब्धि के स्तर की जानकारी प्राप्त करने की बात करी जाती है। तो ये आपको आकलन और मूल्यांकन में अंतर ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं पठन से क्या तात्पर्य है। 7वां प्रश्न देखिए, पढ़ने से, पठन का मतलब है पढ़ना, किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु को देख करके उसके हाव भाव या आशय समझना क्या रहेगा, पठन कहलाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, सस्वर वाचन से कोई 4 उद्देश्य बताना है। सस्वर वाचन के लयबद्ध तरीके से सस्वर वाचन अपन करेंगे तो उसके 4 उद्देश्य क्या रहेंगे। सस्वर वाचन छात्र की पठन की क्षमता का पता लगाता है। सस्वर वाचन अशुद्ध उच्चारित शब्दों का पता लगाता है। सस्वर वाचन से पठन की गति, तारतम्यता का बोध होता है। पठन जो है सस्वर वाचन से छात्र में आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। तो ये पठन की गति, तारतम्यता और आत्मविश्वास की वृद्धि, ये कुछ की पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 9वां प्रश्न आता है, लिखने को परिभाषित करना है। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना। और प्रतीक चिन्ह कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो वो क्या रहेगा, लिखना कहलाएगा। इसके बाद में लिखना सीखने से पूर्व बालक में कौन कौन सी क्षमताएं आ जानी चाहिए। लिखना सीखने से पूर्व मांसपेशियों का आसानी से संचालन होना शुरू हो जाना चाहिए। वर्ण का प्रत्यभिज्ञान, स्पष्ट संप्रत्यय, बच्चे को वर्ण वगैरह की जानकारी भी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। कुशल मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि क्या बोला जा रहा है वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा हो और उसको भावार्थ को सही ढंग से समझ पा रहा हो। सुनने, बोलने में, पढ़ने में कुशल होना चाहिए। तो ये कुछ आपको यहाँ पर विशेषताएं, क्षमताएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। तो जीवनी में किसी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन लेखक करता है
आत्मकथा में लेखक स्वयं जीवन की घटनाओं को लिखता है। जीवनी मतलब दूसरे किसी जो प्रतिष्ठित कोई अगर फेमस व्यक्ति है उसके बारे में किसी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन करना है तो वो लेखक करता है। और आत्मकथा मतलब खुद की कथा जो कि जीवन की घटनाओं उसमें लिखी जाती हैं। तो ये कुछ बात यहाँ पर हो गई है। 12वां प्रश्न देखिए, वाक्य के अंग बताने हैं तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग हो गए हैं। 13वां प्रश्न है, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य वाला टॉपिक भी हमने नोट्स में कवर किया है तो आप अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होंगे 3, कृत प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। 3 आपको ध्यान रखना है, कृत, क्रम और भाव। 14वां प्रश्न देखिए, शिक्षण में भाषा के उद्देश्य निर्धारण की क्या आवश्यकता है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं। कार्य समाप्ति पर यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हो गई है, कहाँ तक हुई है। बिना उद्देश्यों के कार्य करने में कोई रुचि नहीं रहती है। सफलता पर पूरे उत्साह के साथ में बालक अगले चरण की ओर अग्रसर होता है। अतः शिक्षण में भी भाषा के उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक होता है। अगर आपको भी परीक्षाओं का प्रेशर नहीं होता, आपकी आगे परीक्षा नहीं होती तो आप ये क्लास नहीं देख रहे होते, इसका कोई उद्देश्य नहीं रहता। पर अभी आपकी एग्जाम्स चल रही हैं, उस वजह से एक ये मेन आपका उद्देश्य रहता है कि आपको पेपर अच्छे नंबर से पास करना है, तभी आप ये क्लास देख रहे हैं, तो उद्देश्य होना जरूरी है। तो ये कुछ बात यहाँ पर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, आप प्राथमिक स्तर तक छात्र के पठनगत क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। प्राथमिक स्तर की बात करना है। प्राथमिक स्तर पर एक छात्र से निम्न पठनगत अपेक्षाएं रखी जाती है। पहला है चिंतनात्मक पठन, वाक्यों को पढ़कर के शब्दार्थ के साथ साथ भाव व आशय को समझना, प्रसंग के संबंध में कारण कार्य का अनुमान लगाना और पाठ्य वस्तु के बारे में विचार करके अपना अभिमत भी बना सकना। तो ये चिंतनात्मक पठन हो गया पहला। दूसरा यहाँ पर क्या रखेंगे कि सृजनात्मक पठन, पठित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग नए प्रसंग में कर सकना, किसी वस्तु, चित्र, घटना इत्यादि पर अपनी भाषा में विचार प्रस्तुत करना, दिए गए बिंदुओं के आधार पर रचना कर सकना, अनुमान करके उत्तर दे सकना और कहानी, वर्णन, विवरण आदि घटनाओं को, आदि रचनाओं को सुना सकना या लिख सकना। तो ये बात यहाँ पर हो गई है। और 15वें प्रश्न में ही मैंने यहाँ पर अथवा में एक प्रश्न और मेंशन किया है जो भी आपके यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्नों में ही रहता है। विकारी और अविकारी भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो विकारी और अविकारी को भी आपको ढंग से समझना है। शब्द भेद विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी की सबसे पहले बात करते हैं, लिंग वचन क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो सके विकारी कहलाते हैं। लिंग वचन और क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। विकारी 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद के आधार पर इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अविकारी को लेकर के। वे शब्द जो सदैव समान रूप में रहते हैं तथा लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, प्राय, सदैव। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय। ये बातें आपको विकारी और अविकारी में ध्यान रखना है कि लिंग, वचन, क्रिया आदि के आधार पर विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उदाहरण आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, छात्रों के लेखन का विकास हो सके इसके लिए कौन कौन सी विधियां आप अपनाएंगे। तो लेखन के विकास की विधियों के बारे में आपको जरूर से जानकारी रखनी है। सबसे पहला आता है खेल विधि को लेकर के बात करते हैं। देखिए, यह पूर्व प्राथमिक तथा पहली कक्षा के लिए प्रयुक्त होती है। छोटे बालक खेल में अधिक रुचि लेते हैं, ये बात सही है। खेल में रुचि लेंगे तो खेल के माध्यम से वाक्य रचना कराना, सिखाना खेल विधि कहलाती है। खेल में जोड़ना, तोड़ना, बनाना आदि कार्य भी होते हैं, तो वाक्य रचना में शब्दों को जोड़ना, बनाना, शब्दों को हटाना आदि कार्य होते हैं। किंडरगार्टन, मोंटेसरी, मोहन पेटी खेल विधि पर आधारित है। तो ये कुछ विधियों के और नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि खेल विधि के अंतर्गत ही आ जाती है। तो जोड़ना, तोड़ना, बनाना ये सारी चीज़ें खेल विधि के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं। और इसके बाद में दूसरी विधि आती है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक बालकों के सामने आकर्षक चित्र या वस्तु प्रस्तुत करता है, फिर उसके प्रत्येक भाग पर अनेक प्रश्न करता है। बालक पूरे वाक्य में उसका उत्तर देते हैं और उसके पश्चात उस चित्र या वस्तु के संबंध में क्रमशः लिखने को कहा जाता है। इस प्रकार से रचना शिक्षण कराना देखो और कहो विधि के अंतर्गत आता है। इसके अंदर रचना करवाई जाती है। पहले तो टॉपिक के बारे में विश्लेषण और डिटेल के माध्यम से बताया जाता है, वस्तु दिखा करके या चित्र दिखा करके, और फिर देखो और कहो विधि का आता है कि फिर उसके बाद में रचना उसमें करवाई जाती है। तीसरी विधि आती है संभाषण विधि। भाषण के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इस विधि में शिक्षक कक्षा में किसी विषय वस्तु या दृश्य के संबंध में वार्तालाप करता है, भाषण देता है। इसमें शिक्षक प्रश्नोत्तरी का भी सहयोग लेता है। जब पूर्ण रूप से उस विषय पर चर्चा हो जाती है तो उस पर निबंध लिखने को कहा जाता है।
बालक स्मरण शक्ति तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर रचना करते हैं। पूर्व ज्ञान मतलब जो जिस टॉपिक के बारे में लिखने को कहा जा रहा है उस टॉपिक के बारे में बच्चे को पहले से कितना जानकारी है, पहले से कितना ज्ञान है, उस बारे में लिखने को कहा जाता है। और आवश्यकता अनुसार रूपरेखा बता दी जाती है तथा कुछ कठिन शब्द या सूक्तियाँ आदि भी रचना में प्रयोग करने हेतु बता दी जाती है। यह विधि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त रहती है, अधिक प्रयुक्त रहती है। आपने नॉर्मली अपनी जो परीक्षाएं रहती थी 8वीं 10वीं की, उस टाइम पर आपने नोटिस करा होगा कि अपने को जो भी निबंध या कुछ ऐसा लिखने को मिलता था तो वो वहाँ पर कुछ की पॉइंट्स भी रहते थे कि इनको मद्देनजर रखते हुए आपको लिखना है। जैसे एप्लीकेशन लिखनी होती थी तो सब्जेक्ट, इसको प्रेषक, प्रेषित में वो कहाँ पर क्या लिखना है और सब्जेक्ट क्या लिखना है और बाकी सारे की पॉइंट पता होते थे। अगर कोई स्टोरी लिखनी है तो स्टोरी के बारे में भी 4-5 की पॉइंट अपने को पहले से ही दे दी जाते थे प्रश्न में ही कि इनको मद्देनजर रखते हुए ही आपको स्टोरी डिजाइन करनी है, तो वो संभाषण विधि के अंतर्गत आप ले सकते हैं। इसके बाद में बात आती है चौथी विधि, देखिए शब्द प्रधान विधि। शब्द प्रधान विधि में देखिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी रचना के लिए या किसी वस्तु पर संक्षिप्त रूप से रचना के लिए यह विधि प्रयुक्त है, उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर क्रमानुसार कुछ शब्द लिख देता है। मौखिक रूप से यह उन शब्दों का एक एक वाक्य बनवाते हैं। वाक्यों का पूर्वापर संबंध जोड़ने के लिए भी कहते हैं। इनके पश्चात बालकों में लिखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो शब्द प्रधान आ जाती है, कुछ की पॉइंट, कुछ शब्द दे देते हैं और फिर उसके बाद में लिखने को कहा जाता है। इसके बाद में अनुकरण विधि आता है। अनुकरण विधि में देखिए इस विधि में अध्यापक किसी आदर्श रचना को कक्षा में स्वयं प्रस्तुत करता है पहले तो, और फिर वह किसी विषय पर विवरण प्रस्तुत कर देता है। बालक ध्यानपूर्वक उसको सुनता है और फिर अनुसरण करता है। उसी के समानांतर अन्य विषय लेकर के उस पर रचना करने को कहा जाता है, सेम टॉपिक, सेम आपका थीम पर। और इस विधि में बालक आदर्श रचना को पढ़ते हैं और उस रचना का अनुसरण करते हुए उसके समानांतर अन्य शीर्षक पर लिखते हैं, रचना करते हैं। तो ये अनुकरण अनुसरण विधि के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 6 नंबर पर आती है प्रबोधन विधि। इसके अंतर्गत निर्धारित विषय से संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि सामग्री एकत्रित करके छात्रों को दे दी जाती है। इस विषय के संबंध में मुख्य बातें शिक्षक बता देता है। छात्र स्वयं अध्ययन करके शिक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार रचना करते हैं और यहाँ पर प्रबोधन विधि हो गई है। इसके बाद में 7वीं रूपरेखा विधि आती है। रूपरेखा के बारे में देखिए, इस विधि में शिक्षक किसी विषय की रूपरेखा बता देता है पहले से ही और इसके पश्चात रूपरेखा पर मौखिक रूप से चर्चा करता है। विषय वस्तु के लिए कुछ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि का संकेत देता है। बालक पुस्तकालय में उन पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, फिर वे रूपरेखा के आधार पर विस्तार से उस बारे में लिखते हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त रहती है। तो ये रूपरेखा विधि हो गई है। इस तरह से इन विधियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न आगे आता है, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, किस आधार पर क्रिया के भेद किए जा सकते हैं और विस्तार से आपको ये समझाना है। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले क्रिया की परिभाषिक तौर पर बात करते हैं। परिभाषा में देखिए, वाक्य में प्रमुख अंग है क्रिया, इसके बिना वाक्य अधूरा रह जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया पद वाक्य के अंत में आता है। वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए या क्रिया पर बल देने के लिए क्रिया वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में भी आ सकती है। कभी कभी वाक्य में केवल क्रिया पर ही रहता है, शेष पद अप्रत्यक्ष रहते हैं, जैसे जा, आ, खा, पढ़िए इत्यादि। यहाँ पर सिर्फ क्रिया पर ही मेन फोकस रहता है, मेन बल वहाँ पर आता है। इसके बाद में क्रिया की भेद, क्रिया के प्रकारों की बात करते हैं। तो पहला आता है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। तो ये 6 प्रकार संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 3 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी सभी प्रकारों को लेकर के, एक एक बात को समझते हुए चलते हैं डिटेल में। देखिए निबंधात्मक प्रश्न है तो सारा कुछ आपको डिटेल में लिखना है। सबसे पहली बात आती है सकर्मक क्रिया को लेकर के। सकर्मक अर्थात कर्म सहित, सकर्मक मतलब कर्म के साथ में। जिस वाक्य में कर्म होता है उसकी क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक में कर्म अनिवार्य होता है। कर्ता जो करता है उस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़ करके कर्म पर पड़ता है। कर्ता जो करता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़ करके कर्म पर पड़ जाता है। उदाहरण देखिए, बल्लू आम खाता है। वाक्य खाने का फल आम पर पड़ रहा है। खाने का फल कहाँ पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। अतः आम क्या है? इसमें कर्म है। क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है तो वह कर्म है। ये भी आप लाइन अंडरलाइन करके ध्यान रखिएगा कि क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर अगर प्राप्त हो रहा है तो फिर वह कर्म है। क्या खाता है तो आम कर्म है। इस वाक्य में खाता है तो वाक्य क्रिया यहाँ पर रहता है तो खाता है सकर्मक क्रिया हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं अकर्मक क्रिया को लेकर के। अकर्मक क्रिया में देखिए जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो और वे अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, जैसे मनोज सोता है,
इसमें सोता है क्रिया अकर्मक है क्योंकि मनोजकर्ता के द्वारा ही क्रिया पूरी हो रही है और कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ मनोज सोता है। द्विकर्मक क्रिया देखिए, जब वाक्य में दो कर्म हों और उनकी क्रिया द्विकर्मक कहलाती है, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, वाक्य में दो कर्म, श्याम को पुस्तक है तो यहाँ पर श्याम को और पुस्तक दो आ गया है जब राम ने श्याम को पुस्तक दी। तो ये थोड़ा सा द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में। पहला भेद देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे के कार्य कराने को प्रेरित करता है, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणा दी जा रही है, मोटिवेशन दिया जा रहा है। मोहन पुस्तक पढ़वाता है, मोहन पुस्तक पढ़वाता है, वाक्य में मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है वरन किसी अन्य से पुस्तक पढ़ाने का कार्य कराता है। यहाँ पढ़वाता है प्रेरणार्थक क्रिया आ गई है, तो ये उदाहरण ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो वो संयुक्त क्रिया होएगी। सुभाष सो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया, तो दो तीन वाक्य इसमें एक में ही रहेंगे, तो वो क्या रहेगा, संयुक्त क्रिया। इनमें प्रत्येक वाक्य में दो दो धातु है, सो चुका, रोने लगा, पहुंच गया में संयुक्त क्रियाएं हैं। तो ये आपको उदाहरण, इनके की पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आती है तीसरे नंबर पर नाम बोधक क्रिया। संज्ञा या विशेषण पदों के साथ में लगा करके बनी हुई क्रियाएं नाम बोधक क्रियाएं कहलाती है। जैसे उपहास करना, संज्ञा प्लस क्रिया, दुखी होना, विश्लेषण प्लस क्रिया, निराश होना, विश्लेषण प्लस क्रिया। तो यहाँ पर संज्ञा और विश्लेषण जब क्रिया के संयोग से इस तरह का कोई अगर क्रिया नाम निकल करके आता है तो नाम बोधक क्रिया कहलाती है। और नोट डाल करके यहाँ पर ये बिंदु भी आप ध्यान रखिएगा कि संयुक्त क्रियाओं में दो क्रियाओं का योग होता है, जबकि नाम बोधक क्रियाओं में संज्ञा या विशेषण या क्रिया का योग होता है। तो यहाँ पर हो गया है, दो क्रियाओं का योग कहाँ होएगा, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं रहेंगी। और यहाँ पर जब नाम बोधक क्रिया आती है तो यहाँ पर संज्ञा या विशेषण के साथ में, संज्ञा या विशेषण के साथ में क्रिया जुड़ती है तो इनका योग होता है। क्रिया का योग संयुक्त क्रिया में और संज्ञा विशेषण का योग क्रिया के साथ में, ये रहेगा नाम बोधक के अंतर्गत। आपको ये कुछ की पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथी प्रकार क्रिया का चौथा भेद आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में देखिए, सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है, सहायता करती हैं। कभी कभी तो एकाधिक सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे वह खाता है, वह पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, तो ये सहायक क्रियाएं हो गई है, सहायता दे रही हैं एक ही वाक्य को पूरा करने में। अगली यहाँ पर पाँचवें नंबर पर पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में जब क्रिया पूर्ण करके दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है तब प्रथम पूर्ण की गई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक का मतलब है पहले कंप्लीट हो चुकी क्रिया। तो जैसे वह पढ़ करके विद्यालय गया, पहले उसने पढ़ लिया और फिर विद्यालय गया। वाक्य में पढ़ने की क्रिया पूर्ण करके जगने की क्रिया की जा रही है, जानने की क्रिया यहाँ पर करी जा रही है, जगना यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, जानने की क्रिया की जा रही है, अतः पढ़ करके पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये बात यहाँ पर पूर्वकालिक में हो गई है। छठे नंबर पर हम बात करते हैं क्रियार्थक क्रिया की। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब एक संज्ञा जिस तरह से काम करती है, मतलब कि पूरे जो वाक्य है उसका प्रेशर उसी पर पड़े। जैसे टहलना अच्छा है तो टहलना क्या हुआ, क्रिया रही, पर यहाँ पर टहलना अच्छा है तो टहलने पर ही सारा यहाँ पर सेंटेंसेस जो पूरा वाक्य है अपना वो निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर क्रियार्थक क्रिया रहेगी, जिसमें देखिए पढ़ना आवश्यक है। तो ऐसे कुछ वाक्य जो हैं वो क्रियार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो ये अपनी क्रिया यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अब अपन बात करते हैं 18 प्रश्न। देखिए, पढ़ना सिखाने हेतु कौन कौन सी विधाएं प्रयुक्त हो सकती है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। पढ़ना सिखाने में निबंध, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, संवाद तथा कविता अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पढ़ना सिखाने में इन विधाओं को शिक्षण कराते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। आपको देखिए छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं, जैसे निबंध के बारे में अलग प्रश्न बन गया, कहानी के बारे में अलग बन गया, आत्मकथा के बारे में अलग बन गया, जीवनी के बारे में, संवाद के बारे में या कविता के बारे में। इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, या ऐसा एक निबंधात्मक प्रश्न बड़ा भी यहाँ से बन सकता है। तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर देखिए निबंध की सबसे पहले बात करते हैं कि निबंध पढ़ना सिखाने हेतु क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर पहली बात आती है कि कठिन शब्दों के उच्चारण अभ्यास का पाठ के प्रारंभ में ही पहले से ही यहाँ पर बता दी जाएगी कौन कौन से कठिन शब्द हैं, उनको पहले से ही भावार्थ उनका अच्छे प्रकार से समझा दिया जाए, जिससे प्रवाह पूर्ण पठन में व्यवधान ना हो सके, एक साथ सारा काम हो सके, कोई व्यवधान बीच में ना आए। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है निबंध में छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके अलग अलग विद्यार्थियों में प्रत्येक इकाई का पठन कराया जाना चाहिए। एक ही विद्यार्थी पर सारा जोर नहीं पड़ना चाहिए, अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर बांट सकते हैं, इकाइयों में बांट सकते हैं। तीसरा बिंदु है पठन से पूर्व विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा सकते हैं कि उधर जो पठन है उत्तर पठन के पश्चात पूछा जा सकता है। प्रश्न ज्ञानवर्धक होने चाहिए। और इसका चौथा बिंदु देखिए, सस्वर पठन की जो त्रुटियां हैं इनकी संख्या तथा प्रकृति को देख करके यदि पठन के बीच में अन्यथा अंत में विद्यार्थियों के सहयोग से संशोधन किए जाए और गलतियां हो रही हैं उनको सुधारा जाए। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कहानी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी में देखिए
सप्रवाह भावपूर्ण वाचन कहानी के लिए आवश्यक है और कहानी के दौरान जिज्ञासा लगातार बनी रहनी चाहिए। कहानी में आश्चर्य वगैरह वो सारी चीज़ें भी रहनी चाहिए। एक थोड़ा सा जिज्ञासा जो लगातार बनी रहे, कहानी को रोचकतापूर्ण तरीके से कहना आना चाहिए। यदि एक कहानी कई विद्यार्थियों से पढ़वाई गई है तो घटनाओं के आधार पर कुछ इकाइयों में बांटना चाहिए। विभिन्न विद्यार्थियों के कारण कहानी के वातावरण में विघ्न नहीं आना चाहिए कि कोई विद्यार्थी जैसे सिंपल लैंग्वेज में ही बोल दे, कोई विद्यार्थी उसको आश्चर्यजनक भाषा में बोल रहा है कि उसके लिए जिज्ञासा, जो डर है, जो भय है, आगे क्या होगा ये जानने की जो इच्छा है वो बनी रहे, तो वो जरूरी है रहता है कहानी कथन में। और कहानी पठन के बीच में उच्चारण की त्रुटियों का संशोधन करना उचित नहीं है, किंतु विद्यार्थियों द्वारा कहानी के वाचन से पूर्व शिक्षक द्वारा स्वयं कहानी का आदर्श वाचन उपयोगी होता है। पहले विद्यार्थियों को ये बताना होगा कि इस कहानी का उच्चारण किस प्रकार से करना है, किस तरह से एक मतलब जिज्ञासा लगातार बनाए रखेंगे, किस तरह से उसको रोचक बनाएंगे, तो वो शिक्षक पहले बच्चों को बताएगा, फिर बच्चे दोहराएंगे। आगे तीसरे नंबर पर आता है आत्मकथा और जीवनी के बारे में। देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था के आधार पर इनकी इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं आत्मकथा या जीवनी के लिए, कि किस किस जो है मतलब कि एक विशेष व्यक्ति, गांधी जी के बारे में या विवेकानंद जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, उनके बारे में अगर कोई जीवनी वगैरह कुछ लिखनी है तो वो अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा बच्चा है तो उसको अपन कोई हार्ड टॉपिक के ऊपर आत्मकथा जीवनी कुछ लिखने के लिए कह देंगे तो नहीं लिख पाएगा। उनके स्तर के अनुसार अपन बताएंगे। एक इकाई के पठन के पश्चात प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर इनके पाठ के अंत में संपूर्ण रचना पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनसे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिल रही हो। जन्मजात गुणों की अपेक्षा उन गुणों पर अधिक बल देना चाहिए जिनका अर्जन तत्संबंधी व्यक्ति ने किया हो। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में चौथे नंबर पर देखिए, विद्यार्थियों में पात्रानुसार संवाद बांटें और उनसे अपना अपना संवाद पढ़वाना चाहिए। संवाद के पाठों को दृश्यों के आधार पर छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। संवाद का पठन उसी रूप में होना चाहिए जैसे वक्ता अपनी बात कह रहा हो। संवाद पढ़ते समय उपयुक्त शब्दों पर बल देना चाहिए। तो ये संवाद के अंतर्गत बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और बात करते हैं कविता को लेकर के। ध्वन्यात्मक कविताओं को तुक और लय का ध्यान रखते हुए पढ़ा जाए। तुक और लय का ध्यान रखेंगे कविता में। वर्णनात्मक कविता का वाचन कविता में वर्णित घटना की प्रकृति के अनुसार हाव भाव के साथ में किया जाएगा। भावात्मक कविता पाठों को कविता में निहित हर्ष, शोक, उत्साह, प्रेम आदि भावों को व्यंजित करते हुए पढ़ा जाएगा। विचारात्मक कविता को धीमी गति से पढ़ेंगे ताकि विचार का बिंब बन सके। तो ये कविता पठन के ऊपर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। इस तरह से अपना ये जो पेपर है हिंदी का हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। प्रश्नों का कठिनाई लेवल आपने देखा, किस तरह का आपको पेपर लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने मैराथन क्लास देखी है तो कितने प्रश्न आपको इसमें से आ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप ये भी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस पेपर के साथ में ही अपनी मैराथन क्लास आपको जरूर देख लेनी है, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी वीडियो देख सकते हैं। और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।